हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं साइकोलॉजी का चैप्टर 1 का पार्ट 2, यानी इसका पार्ट 1 हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। जो भी इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 को देखिएगा, उसके बाद आप पार्ट 2 को देखेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं, जितने सारे थ्योरी हैं, वो हम लोग पार्ट वाइज कवर करेंगे। क्योंकि जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब थ्योरी दिया गया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट है आपका, तो पूरा चैप्टर को हम लोगों को कवर करना है। ठीक है, तो पार्ट 1 का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप पार्ट 2 को कवर करेंगे। कॉपी लेकर के बैठेंगे, सारा चीज़ को नोट करना है। जब तक नोट नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं होगा। ऐसे आप देख करके या फिर सुन करके ज़्यादा समय तक आप याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए आपको नोट बनाना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि पार्ट 1 के अंतर्गत जो हम लोगों ने पढ़ा था, पार्ट 1 के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा था उसको हम एक झलक देख लेते हैं। ठीक है, पार्ट 1 जो बेसिक आपका था, इसमें हम लोगों ने जाना था कि साइकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, यानी साइकोलॉजी जिसको मनोविज्ञान कहते हैं, ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन को हम लोगों ने जाना था। ठीक है, अच्छा तरह से। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि इसका परिचय नहीं, इसमें क्या क्या पढ़ना है, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, स्थितिवाद क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो है मनोवैज्ञानिक गुणों के 5 क्षेत्र जो होते हैं, या 5 क्षेत्र आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, अभिरुचि, अभिक्षमता, व्यक्तित्व और क्या कहता है बुद्धि, उसके बाद मूल्य। ठीक है, ये सारा चीज जो है आपका व्यक्तित्व यानी एक तरह से मतलब मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं। ये 5 क्षेत्र आपको पढ़ाया गया था। मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, मूल्यांकन करने की कौन कौन सी विधि है। ठीक है, इसको हम लोगों ने जाना था पार्ट 1 में। आत्म प्रतिवेदन, व्यक्ति अध्ययन यानी स्टडी केस क्या होता है, परीक्षण क्या होता है। ठीक है, अल्फ्रेड बिने के अनुसार क्या परिभाषा दिया गया था। अब चलिए यहाँ से आपका जो होता है एक तरह से बुद्धि के सिद्धांत, यहाँ से आपका पार्ट 2 स्टार्ट होता है। यानी पार्ट 2 का जो कंटेंट है डियर, पार्ट 2 का कंटेंट आपका यहीं से स्टार्ट होता है। यानी बुद्धि के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत है उसको आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग है, आप क्लास में बने रहेंगे और कॉपी लेकर के बैठेंगे, सारा चीज को नोट करना है। नहीं नोट करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, फिर एक समय के बाद जो है आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फाइनली आपका देखा जाए कि बुद्धि के सिद्धांत क्या कहता है कि मनोवैज्ञानिकों ने जो भी साइकोलॉजिस्ट है बुद्धि के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इन सिद्धांतों को साधारण तौर पर मनोमितिक या संरचनात्मक उपागम या फिर सूचना प्रकर्मण उपागम प्रतिनिधित्व करने वाले 2 संवर्गों में बांटा गया। देखिए, जितने भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, यानी साइकोलॉजी के क्षेत्र में साइकोलॉजी यानी मनोवैज्ञानिकों द्वारा जितने भी फॉर्मूला दिए, जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं, उसको 2 कैटेगराइज किया गया है, 2 वर्ग में बांटा गया है। पहला है सूचना प्रकर्मण उपागम यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ठीक है, इसमें दिया गया है, ये कह रहा है पहला वाला जो प्रकार है, इसमें कौन कौन से सिद्धांत को रखा गया है। तो इसमें बौद्धिक विचार और समस्या समाधान में व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन किया जाता है। इस उपागम में एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा की जाने वाली कामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सूचना प्रकर्मण उपागम में जो है, इसमें बौद्धिक विचार यानी जो भी सोच समझ होती है, उसका समस्या का समाधान व्यक्ति के द्वारा कैसे मतलब उपयोग में लाई जाती है, उसका समस्या का समाधान करने के लिए क्या क्या चीज उपयोग में लाई जाती है, उस चीज को इसमें मतलब दर्शाया जाता है इस सिद्धांत के अंतर्गत। यानी पहला वाला जो प्रकार है आपका सूचना प्रकर्मण उपागम के अंतर्गत। ठीक है, और इसमें ध्यान केंद्रित किया जाता है इस चीज पर कि व्यक्ति जो काम कर रहा है, जो समस्या का समाधान कर रहा है, वह किस तरह से कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस चीज पर जो है ध्यान केंद्रित किया जाता है, यानी सूचना प्रकर्मण उपागम में। दूसरा कैटेगरी है मनोमितिक उपागम, यानी इस अध्याय में क्या होता है, इस उपागम में होता है कि बुद्धि को योग्यताओं का एक समूह यानी समुच्चय माना गया है। यानी बुद्धि जो है बहुत सारे एबिलिटीज, बहुत सारे योग्यताओं का क्या है, एक समूह है, एक समुच्चय है, जो मिल करके आपस में क्या करते हैं, काम करते हैं, मिल करके कोई चीज का अंजाम देते हैं। ठीक है, योग्यताओं का समूह माना जाता है। यह व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले सफल कामों को उसकी संज्ञानात्मक योग्यताओं की एक सूचकांक के रूप में व्यक्त करता है। ठीक है, यानी 2 प्रकार है। देखिए, जनरलाइज किया गया है। अगर आपको पूछा जाएगा कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको सूचना के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है, सूचना प्रकर्मण उपागम और मनोमितिक उपागम। ये 2 प्रकार के होते हैं। चलिए, ये चीज आप याद नहीं रखेंगे तो चलेगा। ठीक है, इसको डिफाइन कर देना है, अगर आपको पूछेगा तो चलेगा। सिर्फ आप नाम लिख देंगे और 2 लाइन लिख देंगे तो आपका चलेगा, इसमें आपको ज्यादा डीपली पूछा नहीं जाता है। ठीक है, अब चलिए मेन खेला आपका शुरू होता है, यानी मेन जो कॉन्सेप्ट है आपका यहां से स्टार्ट होता है। मेन सिद्धांत आपको यहां हर हाल में याद रखना है। आप रट के याद रखें या फिर रट के याद रखें, रो के याद रखें, जैसे याद रखें, ये सारा सिद्धांत आपको याद रखना पड़ेगा। यानी 1 फैक्टर थ्योरी ने एक कारक का सिद्धांत जो दिया गया था, एक कारक सिद्धांत में क्या कहा गया है। देखिए, पहला वाला सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत यानी 1 फैक्टर थ्योरी। ये एक कारक सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि बुद्धि जो है इकाई है, एक इकाई है, यानी एक
एक ही इकाई है और जिसमें बहुत सारे एबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे एबिलिटीज़ हैं और वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यानी बुद्धि को एक संरचनात्मक इकाई माना गया है, अलग अलग इकाई नहीं, अलग अलग इकाई नहीं, अलग अलग एबिलिटीज़ नहीं, एक इकाई है और उस इकाई के अंतर्गत बहुत सारे जो योग्यताएं हैं आपस में मिलकर काम करते हैं, आपस में मिलकर जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या कह रहा है कि वन फैक्टर थ्योरी ने एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का यह सिद्धांत जो है बहुत ही आसान है, क्योंकि इस सिद्धांत का उद्भव कम बुद्धिमान तथा ज्यादा बुद्धिमान व्यक्तियों की अलग अलग पहचान करने के लिए कोशिशों के अंतर्गत की गई है। ठीक है, यानी एक कारक सिद्धांत का जो ये सिद्धांत है, एक कारक सिद्धांत बुद्धि का, तो इस सिद्धांत का उपयोग जो है किसको पहचानने के लिए, कम बुद्धि वाले और अलग अलग बुद्धि वाले लोगों को पहचानने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बीने ने ये जो दिया गया, अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया था, बीने ने बुद्धि को योग्यताओं का एक समुच्चय माना है। मैंने आपको बताया एबिलिटीज यानी एक समुच्चय, एक यूनिट, एक इकाई माना है। यानी क्या माना है, एक इकाई माना है, एक यूनिट माना है, एक समुच्चय माना है। ये बीने के द्वारा दिया गया था, अल्फ्रेड बीने के द्वारा ये थ्योरी दिया गया, ये सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, बीने ने बुद्धि को योग्यताओं का एक समुच्चय माना है जिसका उपयोग व्यक्ति के पर्यावरण में स्थित किसी भी या फिर सभी समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग में किया जा सकता है। यानी हल करने के लिए उसको, समस्याओं को हल करने के लिए उसको प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब ये हुआ कि एक कारक सिद्धांत, यानी एक कारक सिद्धांत वन फैक्टर थ्योरी आपका बीने के द्वारा दिया गया। ठीक है, बीने के द्वारा दिया गया, अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया, और यह सिद्धांत कहता है कि बुद्धि एक समुच्चय है, यानी योग्यताओं का एक समुच्चय है, बहुत सारे योग्यताओं का, बहुत सारे एबिलिटीज का एक समुच्चय, एक, ओनली एक, यानी एक कारक सिद्धांत मतलब एक। ठीक है, और ये योग्यताएं आपस में मिलकर समस्याओं का समाधान करने के लिए तरह तरह के सजेशन देते हैं। ठीक है, यानी ये योग्यताएं, यानी एक कारक है और समुच्चय, यानी एक कारक है, यानी एक कारक है और उसके अंदर बहुत सारे एबिलिटीज यानी योग्यता है, और ये योग्यता का उपयोग करके आदमी जो है पर्यावरण में जो भी समस्या आती है उसका समाधान करता है, उसका सामना करता है। ठीक है, ये एक कारक सिद्धांत तो हो गया। अब चलिए द्विकारक सिद्धांत के अंदर क्या कहता है देखते हैं। द्विकारक सिद्धांत, इसमें एस फैक्टर और जी फैक्टर आपका आएगा। ठीक है, यानी एस फैक्टर और जी फैक्टर। देखिए द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी, तो ये जो है ये सिद्धांत 1927 में चार्ल्स स्पेरमैन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अल्फ्रेड बीने के द्वारा एक कारक का सिद्धांत, द्विकारक का सिद्धांत चार्ल्स स्पेरमैन के द्वारा दिया गया। इसके द्वारा दिया गया, हर चीज याद रखना, कौन सा सिद्धांत किनके तरफ से दिया गया, कौन सा सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया, ये चीज आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो आएंगे आपका इसी से बनेगा, सब्जेक्टिव भी आपका इसी से ही बनेगा। ठीक है, तो यहां कह रहा है कि द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहा गया कि यह सिद्धांत 1927 में चार्ल्स स्पेरमैन के द्वारा प्रस्तावित किया गया, और यह सिद्धांत के अनुसार विश्लेषण की सांख्यिकी विधि पर आधारित है। यानी यह सिद्धांत जो है विश्लेषण की सांख्यिकी विधि पर आधारित है। उन्होंने यह दर्शाया कि बुद्धि के अंतर्गत एक सामान्य कारक और जो होता है एक विशिष्ट कारक, यानी एक सामान्य कारक और एक विशिष्ट कारक, यानी सा का मतलब था, सा कारक मतलब सामान्य कारक, वी का मतलब विशिष्ट कारक, इसको बोलते हैं सामान्य कारक, यानी जी फैक्टर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सामान्य, जनरल फैक्टर यानी सामान्य कारक, जी से जनरल यानी सामान्य, और एस से विशिष्ट यानी स्पेसिफिक, यानी एस से विशिष्ट स्पेसिफिक यानी इससे एस फैक्टर। ठीक है, जी फैक्टर और एस फैक्टर। अब देखिए ये कहते हैं कि जी फैक्टर और एस फैक्टर से मिलकर के बुद्धि बनता है, यानी द्विकारक का सिद्धांत स्पेरमैन इसमें कहते हैं कि जो सिद्धांत बनता है बुद्धि जो है वो द्विकारक बनता है। यानी द्विकारक का मतलब योग है, दो कारक, कितना कारक, दो कारक, एक एस फैक्टर और दूसरा जी फैक्टर। ठीक है, एस फैक्टर और जी फैक्टर। देखें दो कारक का सिद्धांत में दो कारक आते हैं, एक कारक एस और दूसरा जी, है ना। अब चलिए इसके आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है कि सामान्य कारक यानी सा कारक जनरल फैक्टर की अगर बात की जाए, यानी जी फैक्टर की अगर बात की जाए, तो इसके अंतर्गत वह सारी मानसिक क्रियाएं आती है जो प्राथमिक हो तथा जिनका प्रभाव सभी तरह के कार्यों के निष्पादन पर पड़ता है। यह सभी व्यक्ति में पाया जाता है, जैसे कि संकोय हो गया, स्मृति हो गया, बुद्धि हो गया, विचार हो गया। ठीक है, ये जो है आपका जनरल फैक्टर है, ये क्या है, यानी जी फैक्टर के अंतर्गत आएंगे। और ये मतलब क्या है, मानसिक संक्रिया है जो प्राथमिक काम करने के लिए सभी तरह की क्रियाओं का निष्पादन में भाग लेती है, सभी तरह की क्रिया के निष्पादन में अपना प्रभाव छोड़ता है। कहने का मतलब ये हुआ कि संकोय हो गया, संकोच होगा, ये क्या होगा, संकोच होगा, स्मृति यानी मेमोरी पावर होगा, बुद्धि होगा, विचार होगा, ये आपके सामान्य कारक यानी जनरल फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। और सामान्य कारक जिसमें ज्यादा होगा, सामान्य कारक का प्रभाव जिस व्यक्ति के अंदर ज्यादा होगा, उसका जो है उसका एक तरह से क्या होगा कि वो ज्यादा सफल होंगे जीवन में, और उनके दिमाग काफी ज्यादा
ज़्यादा तेज काम करते हैं और वो हर एक क्षेत्र में लगभग आगे होते हैं, ठीक है, वो हर एक क्षेत्र में आगे होते हैं। अब देखिए जी फैक्टर के बाद हो गया आपका एस फैक्टर। एस फैक्टर जो है ना विशिष्ट कारक, इसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट कारक यानी स्पेसिफिक फैक्टर इसको बोला जाता है। तो विशिष्ट कारक का मतलब ये हुआ कि ये जनरल, ये मतलब ये जो होता है यानी सामान्य कारक जो होता है ये मतलब पैदाइशी होता है। ये क्या होता है, पैदाइशी, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये संकोच बचपन में से हम लोग बचपन में संकोच करते, स्मृति यानी मेमोरी पावर ये प्रकृति के द्वारा दिया गया है। बुद्धि भी प्रकृति के द्वारा, यानी पैदाइशी होता है बुद्धि, खरीद के तो नहीं लेते हैं मार्केट से हम लोग बुद्धि, ठीक है। या फिर विचार यानी आइडियाज जो है वो भी पैदाइशी होता है। हम लोग अलग अलग तरह के विचार करते हैं, अलग तरह के सोचते हैं, जो पैदाइशी होता है। लेकिन अगर विशिष्ट कारक की बात की जाए तो ये आपका विशिष्ट कारक अपने आप में नहीं है, इसको अर्जित किया जाता है, इसको लिया जाता है, समाज से सीख करके, व्यक्ति से सीख करके उसको लिया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। और सामान्य कारक पहले से आदमी में विद्यमान रहता है और विशिष्ट कारक लिया जाता है। ट्रेनिंग अगर कोई ले रहा है व्यक्ति तो वहां विशिष्ट कारक वो ग्रहण कर रहा है, मतलब विशिष्ट कार्य को करने के लिए तरह तरह के क्रियाकलापों को वो सीख रहा है, तो वो विशिष्ट कार्य को क्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, विशिष्ट कार्य को एब्जॉर्ब कर रहा है। मैथमेटिक्स की दुनिया में अगर कोई मैथ सॉल्यूशन कर रहा है तो उनका वो एक तरह से जो अनुभव वो ले रहा है तो वो विशिष्ट कारक होगा। क्या कराएगा, विशिष्ट कारक होगा, ठीक है। हम लोगों ने सामान्य कारक देख लिया, अब देखते हैं विशिष्ट कारक हम लोगों को क्या कहता है, ठीक है। विशिष्ट कारक देख लेंगे तो विशिष्ट कारक जिसको एस फैक्टर कहते हैं ना, एस फैक्टर, तो प्रत्येक व्यक्ति में विशिष्ट योग्यताएं होती है जिसके कारण वह अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ माने जाते हैं। जैसे एक गायक के अंदर गान की योग्यता होगी, विशिष्ट कारक है जो उसे श्रेष्ठ बनाते हैं, मतलब एक स्पेशल गुण कह सकते हैं कि एक स्पेशल गुण होता है ना, एक स्पेशल गुण होता है व्यक्ति के अंदर जो उसको सभी व्यक्ति से अलग दिखाती है, जो उसको सभी व्यक्ति से अलग करती है, ठीक है, वो हो जाएगा स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है। सांख्यिकी विधि में आंकड़ों यानी डेटा का संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन तथा उनके गुणों का आकलन किया जाता है, ठीक है। जैसे गांव के लोगों के बारे में हर क्षेत्र की आंकड़ा तैयार करना, यह क्या होगा, एक तरह से विशिष्ट कारक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। विशिष्ट, सॉरी, यह सांख्यिकी विधि के अंतर्गत आ जाएगा। विशिष्ट कारक, कोई अगर एक्टर है तो वो क्या कर रहा है, यानी वो एक्टिंग कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग करना क्या है, एक गुण है, एक गुण है, अलग गुण है, एक स्पेशल गुण है। तो ये जो एक्टिंग है ये क्या हो जाएगा, उसका एस फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, एस फैक्टर हो जाएगा। कोई साइंटिस्ट है भाई, कोई साइंटिस्ट है, कोई खगोल विज्ञानी है, ठीक है, तो उनके अंदर साइंस यानी साइंस का जो नॉलेज है वो उसका क्या हो जाएगा, विशिष्ट कारक यानी स्पेसिफिक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक फैक्टर हो जाएगा। अब देखिए ये है आपका सांख्यिकी विधि। तो इसमें क्या होता है कि डेटा जो भी आंकड़े होते हैं उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको कलेक्शन किया जाता है, उसका वर्गीकरण किया जाता है, प्रदर्शन तथा उनके गुणों का आकलन किया जाता है। अब देखिए सांख्यिकी विधि, सिंपल सी बात है, आपको समझना है कि सांख्यिकी विधि कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, समझिएगा आप इसको, ठीक है। सांख्यिकी विधि कह रहा है, सांख्यिकी विधि क्या कर रहा है कि एक तरह से सांख्यिकी विधि में डेटा का मतलब डेटा को तोड़ा मरोड़ा जाता है, ठीक है। यानी सांख्यिकी विधि में क्या किया जाता है, जो भी डेटा प्राप्त होती है उसका विश्लेषण किया जाता है, उसको संग्रहण किया जाता है, उसको कलेक्शन किया जाता है, मतलब डेटा वाला काम, आंकड़ा इकट्ठा करना, आंकड़ा का विश्लेषण करना, आंकड़ा को एब्जॉर्ब करना या फिर आंकड़ा का आकलन करना, उनके गुणों का, उनके सभी पक्ष यानी गुण का आकलन करना, ये सारा जो विधि है ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये आपका सांख्यिकी विधि के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अगर सांख्यिकी विधि चलिए गांव में आपको कह दिया जाएगा कि आंकड़ा यानी डेटा इकट्ठा कीजिए कि यहाँ कितने स्त्रियां रह रही है और कितने पुरुष रह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, आप गांव का डेटा ले रहे हैं, तो ये डेटा लेना यानी संग्रहण करने का जो प्रोसेस है आपको बताया ना, संग्रहण यानी डेटा आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं गांव से, तो वो आपका जो प्रोसेस है, जो काम आप कर रहे हैं वो किसके अंतर्गत आएगा, वो काम कहलाएगा सांख्यिकी विधि। ये क्या कहलाएगा, सांख्यिकी विधि। यानी सांख्यिकी का मतलब क्या था, नंबर, यानी किसी भी चीज को, किसी भी डेटा के साथ छेड़खानी करना है, या फिर छेड़खानी का मतलब आप गलत नहीं समझिएगा, छेड़खानी मतलब ये समझिएगा कि उसके विश्लेषण करना, ठीक है, किसी भी डेटा का विश्लेषण करना, किसी भी डेटा का संग्रहण करना, किसी भी डेटा के गुणों का विश्लेषण करना, किसी भी डेटा का क्लासिफिकेशन करना, ठीक है, ये सारा जो है ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये छोटा छोटा प्रोसेस सांख्यिकी विधि के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत, सांख्यिकी विधि के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला है आपका दो कारक बताया गया, वो दो कारक आप याद रखेंगे, सांख्यिकी विधि हो गया। अब चलिए नेक्स्ट आपका आता है प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज,
ठीक है। तो ये जो है स्पीयरमैन के सिद्धांत के बाद लुईस थर्स्टन ने यह सिद्धांत जारी किया। मतलब स्पीयरमैन ने द्विकारक का सिद्धांत दिया, अल्फ्रेड बीने ने एक कारक का सिद्धांत दिया, अल्फ्रेड बीने के बाद स्पीयरमैन ने द्विकारक का सिद्धांत दिया, ठीक है। त्रिकारक का भी सिद्धांत है लेकिन आपके बुक में शायद नहीं दिया है, ठीक है। त्रिकारक का सिद्धांत जब आप लोग स्पेशल ब्रांच में जाएंगे कुछ पढ़ेंगे तो वहां आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए ये स्पीयरमैन ने दे दिया। फिर आगे चल के लुईस थर्स्टन है, इन्होंने भी कहा कि नहीं, साइकोलॉजी में कुछ नहीं होता, वन कारक दो कारक नहीं होता है, एक कारक दो कारक नहीं होता है। वो कहता है कि प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, ये अलग सिद्धांत दे दिया भाई एक। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं लुईस थर्स्टन साहब कि यह सिद्धांत जारी किया। इसमें कहा गया कि बुद्धि के अंतर्गत 7 प्राथमिक मानसिक योग्यता होती है। 7 प्राथमिक मानसिक योग्यता, कितनी? 7 प्राथमिक मानसिक योग्यता। हम इसको कितना भी अंडरलाइन कर दें, कितना VVI लगा दें, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कितना? 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं किस सिद्धांत के अंतर्गत होती है? तो प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत के अंतर्गत टोटल मानसिक योग्यता जो बताई गई है वह 7 बताई गई है। अब देखिए, अब आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। यानी पहला वाला सिद्धांत एक कारक सिद्धांत में क्या कहा बीने साहब ने, कि बीने साहब कहते थे कि बुद्धि जो है एक समुच्चय है, एक संगठन है, एक कारक है और उसमें बहुत सारे एबिलिटीज हैं, बहुत सारे योग्यताएं हैं, लेकिन योग्यता का वो संख्या नहीं बताया था, ठीक है, वो योग्यता का संख्या नहीं बताया था, ठीक है। फिर स्पीयरमैन ने क्या किया कि वो योग्यताओं को 2 समूह में बांट दिया। वो 2 समूह में बांट दिया, एस फैक्टर और जी फैक्टर, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। सामान्य कारक के अंतर्गत जो व्यक्ति पैदा होते हैं, जो अपना विशिष्ट गुण लेकर के आते हैं, वह सामान्य कारक के अंतर्गत आएंगे। जो ग्रहण करते हैं समाज से, जो परिवेश से हम लोग लेते हैं, वो विशिष्ट कारक के अंतर्गत आएंगे। यानी जो योग्यता उनमें पैदाइशी होती है, जन्म के साथ आदमी बढ़ता है, आगे होती है, उसका एज चलता है, तो वो जो योग्यता है उसके अंदर अपने आप आ जाती है, वो प्राथमिक यानी एक तरह से सामान्य कारक। और जो विशिष्ट वो ग्रहण करता है सीख करके, अनुभव के माध्यम से, वो विशिष्ट कारक के अंतर्गत आएंगे। लेकिन स्पीयरमैन में ये कहा, वो उन्होंने क्या किया, 2 कैटेगराइज में बांट दिया। लेकिन फिर लुईस थर्स्टन साहब कहते हैं कि नहीं, अब योग्यता जो है टोटल 7 होती है। कितना? 7 योग्यताएं होती है, जिसको प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत उन्होंने कहा, ठीक है। इसमें क्या कहा? प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत कहा, जो एक दूसरे की तुलना में स्वतंत्र होकर काम करते हैं। मतलब ये 7 जो योग्यताएं हैं एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन स्वतंत्र होकर के काम करते, कोई किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं, ठीक है। अब चलिए 7 को हम लोग देख लेते हैं। 7 प्राथमिक योग्यता के अंतर्गत क्या क्या है। पहला है स्मृति, यानी मेमोरी पावर, सूचना को पुनः स्मरण करने वाली की शुद्धता, स्मृति है पहला योग्यता। दूसरा है शब्द प्रवाह, यानी लगातार बोलना तथा विनिम्र शब्द से बोलना, यह भी एक योग्यता है। प्रत्यक्षीकरण, जैसे कि हम लोग बोलते हैं, हम जो बोलते हैं, मेरे अंदर कौन सा योग्यता है, अभी जो हम बात कर रहे हैं, यह शब्द प्रवाह वाला है, यानी लगातार बोलना और एक तरह से लगातार बोलना और विनिम्र शब्द का प्रयोग करना, ठीक है। और प्रत्यक्षिक गति, देशिक संबंध, संख्यात्मक योग्यताएं, वाचिक बोध यानी शब्दों और विचारों के मतलब को समझना, ठीक है। और आगमनात्मक तर्कना, ठीक है। आगमनात्मक तर्कना, देखिए आगमनात्मक तर्कना क्या होता है, इसमें आगमन विधि होता है, आगमनात्मक तर्कना, ठीक है। आगमनात्मक और निगमनात्मक, ठीक है। एक होता है आगमनात्मक, एक होता है निगमनात्मक, ठीक है। आगमनात्मक में क्या होता है कि आपको कुछ दे देगा, ठीक है, आपको कुछ दे देगा और बोलेगा आपके सामने जो चीज है, यानी आगमनात्मक तर्कना में पहले क्या होता है कि पहले आपको उदाहरण दे देगा, ठीक है, कुछ उदाहरण दे देगा और पूछेगा कि इसके जैसा कोई दूसरा उदाहरण दो। मान चलेगा कि आपको कुछ चीज का उदाहरण दे देगा, कि पशु का उदाहरण दे देगा, 4 पैर वाले पशु का नाम बताओ, आप गाय का नाम बता दिए। फिर आपको पूछेगा कि 4 पैर वाले कोई दूसरा पशु का नाम बताइए, तो आप बता देंगे शेर, भालू, जो भी है, शेर बता देंगे या फिर आप भैंस बता देंगे। तो वो क्या है, आगमनात्मक। पहले आगमनात्मक में पहले क्या किया जाता है कि उदाहरण दिया जाता है, और निगमनात्मक में उदाहरण नहीं दिया जाता है। इसमें क्या कहेगा आपको कि चलो 4 पैर वाले जितने भी जंतु है उसका नाम बताइए। मतलब इसमें निगमनात्मक में पहले नियम की बात की जाती है, आगमनात्मक में पहले उदाहरण की बात की जाती है, ठीक है। तो ये जो है 7 योग्यताएं हैं जिसने दिया था, यानी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत लुईस थर्स्टन ने दिया था। 7 योग्यताएं बताई गई थी जो आपको नोट
नोट करना है, याद रखना है, ठीक है। अगला चलिए आपका आर्थर जेनसन के ने बुद्धि का एक पदानुक्रमिक मॉडल जारी किया, ठीक है, पदानुक्रमिक मॉडल जारी किया और कहा कि योग्यताएं 2 स्तरों पर काम करती है। 2 स्तर, अब देखिए ये तो कुछ अलग ही लेवल का कर दिया भाई, ठीक है, ये क्या क्या अलग लेवल का। अब देखिए इसको सुनिएगा, ठीक है, आराम से इसको सुनिएगा, आराम से इसको नोट से भी करिएगा, ठीक है। नोट नहीं करेंगे डियर तो फिर आपको कुछ फायदा नहीं है ना, नोट अगर नहीं करते हैं तो फिर कुछ फायदा नहीं होने वाला है। देखिए क्या क्या इन्होंने आर्थर जेनसन साहब ने क्या किया कि योग्यताओं को 2 लेवल में बांट दिया, ठीक है, 2 लेवल में बांट दिया। प्रथम लेवल यानी लेवल 1 और लेवल 2, ठीक है, यानी प्राथमिक लेवल और दूसरा है आपका द्वितीयक लेवल, ठीक है, फिर प्रथम लेवल को भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो है आगत तथा निर्गत लगभग समान होता है, जैसे कि रट कर याद किए जाना, अधिगम यानी पढ़ाई तथा स्मृति याद होना, मतलब जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा। प्रथम लेवल यही कह रहा है, ठीक है। दूसरा है इसमें उच्च स्तरीय कौशल होते हैं जो आगत को एक प्रभावी निर्गत में बदल देते हैं। यानी जो है अब देखिए प्रथम लेवल की अगर बात की जाए तो जितना आप इन्वेस्ट कीजिएगा ना उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। प्रथम लेवल की अगर बात की जाए तो जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आउटपुट मिलेगा। लेकिन सेकंड लेवल की अगर बात की जाए तो इसमें जो है इन्वेस्ट तो करेंगे ही, लेकिन जो आउटपुट निकलेगा वो प्रभावी होगा। जो आउटपुट निकलेगा वो क्या होगा, प्रभावी होगा, यानी बहुत ही अच्छा आउटपुट निकलेगा इसमें। यानी जो रिजल्ट आएगा सेकंड लेवल में, तो रिजल्ट जो आएगा वो बहुत ही बेहतर होगा और बहुत ही एक तरह से अच्छा होगा, ठीक है। ये चीज आप समझ लिए। ये नहीं कि इसके द्वारा आर्थर जेनसन के द्वारा 2 लेवल बताए गए, दोनों लेवल को आपको याद रखना, ठीक है। अब चलिए आगे है बुद्धि संरचना मॉडल। बुद्धि संरचना मॉडल यानी इसके अंतर्गत जो सिद्धांत तो हम लोगों ने पढ़ लिया, सिद्धांत कितने होते हैं इसको तो हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। लेकिन इसके मॉडल से की अगर बात की जाए, बुद्धि के संरचना मॉडल की अगर बात की जाए तो इसको भी हम लोगों को देखना है, ठीक है। बुद्धि संरचना मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, यह मॉडल जो है जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? जेपी गिलफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें बौद्धिक विशेषताओं को 3 विमाओं में बांटा गया है। यानी जेपी गिलफोर्ड ने 3 विमा, भाई क्या चल रहा है, पहले ने क्या किया, 1 कारक में बांटा, दूसरा कहा 2 कारक, यानी एक्सपेरिमेंट ने कहा 2 कारक, थर्स्टन ने कहा 7 लेवल, ठीक है। उसके बाद फिर जो है जेनसन ने 2 लेवल, थर्स्टन ने 7 योग्यताएं बताई, फिर जेनसन ने आर्थर जेनसन ने 2 लेवल बताया, फिर आगे चल के फिर मॉडल बता रहा। मतलब बुद्धि को जो है जितने सारे वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिक ने, जो जितने सारे हैं सभी ने अपना अपना थ्योरी दिया है, लेकिन जो बुक में आपका दिया गया है, जो अच्छे अच्छे थोड़ा सा टॉप के थे, यानी जो दुनिया में जो साइकोलॉजी के क्षेत्र में जो प्रयोग होते वही सब सिद्धांतों को दिया है, जो मेन चूज करके, नहीं तो फिर पूरा किताब भी भर सकता था जो आपके सिलेबस का निर्माण किया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसके अंतर्गत क्या है। कह रहा है कि इसमें जो है 3 विमा है, 3 विमा में यानी बुद्धि संरचना मॉडल, मॉडल की जब बात की जाए, ये मॉडल की बात की जाए तो वहाँ मॉडल से समझ जाए 3 डायमेंशनल, यानी मॉडल जो है आपका 3 डायमेंशनल है। और ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? ये मॉडल जो है आपका जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जेपी गिलफोर्ड के द्वारा आपका दिया गया था। तो प्रथम मॉडल की अगर बात की जाए तो इसमें संक्रियाएं आ जाएगा, संक्रिया, तो इसमें बुद्धि द्वारा की जाने वाली क्रियाएं आती है, जैसे कि स्मृति आ जाएगा, लेखन आ जाएगा, यानी संक्रियाएं। संक्रिया का मतलब होगा इसमें, इसके संदर्भ में, यानी बुद्धि संरचना मॉडल के संदर्भ में लेवल 1 यानी जो आपका मॉडल है 3 डायमेंशनल है। पहला डायमेंशन जिसका नाम है संक्रिया। संक्रिया यानी गणित में क्या कहते हैं, जोड़ घटा गुना को संक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो जोड़ घटा गुना करने में दिमाग का लगता है ना, जोड़ घटा गुना करने में क्या दिमाग लगता है। संक्रिया यानी गणितीय संक्रिया, जोड़ घटा गुना को संक्रिया कहता है, ठीक है, मूल संक्रिया कहता है इसको। तो उसको करने में दिमाग लगता है ना, तो वो सारी क्रियाएं, वो सारे चीज जिसमें दिमाग लगता है वो आपके संक्रिया के अंतर्गत आएगा। ये किसके अंतर्गत? यानी संक्रिया वाला, ये विमा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जैसे कि दूसरा है यहाँ स्मृति और लेखन। स्मृति याद करेंगे तो इसमें भी आपका दिमाग काम करेगा, ठीक है, यानी जब आप जोड़ घटा गुना करते हैं उसमें भी आपका दिमाग काम करता है। लेखन कोई चीज लिखते हैं तो उसमें भी आपका दिमाग काम करता है। ये पहला होगा डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा है उत्पाद, यानी इसका मतलब स्वरूप से है, जिसमें व्यक्ति सूचनाओं को अलग अलग खंडों में बांटता है, ठीक है। चूंकि इस वर्ग में जो है, इस वर्ग में जो है, इस वर्गीकरण में 6 गुना 5 गुना 6 वर्ग बनते हैं, इसलिए इस मॉडल को 180 प्रकोष्ठ होता है। इसमें जो होता है 180 प्रकोष्ठ होता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा है आपका, इसमें व्यक्ति सूचना के स्वरूप पर बौद्धिक क्रियाएं करती है। देखिए 3 मॉडल है। अब ये देखिए स्ट्रक्चर की बात की जाए, बुद्धि संरचना मॉडल की अगर बात की जाए तो इसमें वर्गीकरण जो होता है 6 गुना 5 गुना 6 होता है। अगर 6 गुना 5 गुना 6 5 30
और चौथी 18, कितना हो जाएगा 180। यानी टोटल जो प्रकोष्ठ की अगर बात की जाए बुद्धि संरचना मॉडल में 180 प्रकोष्ठ होते हैं। इसमें इतना सिर्फ आपको याद रखना, प्रकोष्ठ की संख्या कितनी होती है इसमें 180 होती है, प्रकोष्ठ की संख्या इसमें 180 होती है। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो है विषय वस्तु, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति सूचना के स्वरूप पर बौद्धिक क्रिया करता है, यानी जो भी सूचना, जो भी उसको इंफॉर्मेशन मिलती है उस पर वो काम करने लगता है, उस पर वो बौद्धिक क्रिया यानी बौद्धिक एक तरह से विचार रखता है, उस पर सोच विचार करता है। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए यानी बुद्धि संरचना मॉडल आप समझ गए। अब नेक्स्ट आपका है बहुबुद्धि का सिद्धांत। नेक्स्ट आपका क्या है, बहुबुद्धि का सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है। ये कह रहा है कि इस सिद्धांत को होवर्ड गार्डनर ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक तत्व नहीं है, बुद्धि को कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि अलग अलग प्रकार के बुद्धियों का एक अस्तित्व है। यानी कहता है बहुबुद्धि का से, बहु का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, बहु का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। बहुबुद्धि का सिद्धांत में यही कहा गया है, यानी ये जो है ये मनोवैज्ञानिक साहब होवर्ड गार्डनर कहते हैं, गार्डनर साहब कहते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत में कि बुद्धि जो है कोई एक चीज नहीं है, ये बहुत सारे बुद्धि का मतलब समुच्चय है, बहुत सारे बुद्धि का मतलब एक तरह से जोर है। ठीक है, कहते हैं बुद्धि एक नहीं है बल्कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियों तथा अस्तित्व है। गार्डनर ने यह भी बताया कि किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए अलग अलग प्रकार की बुद्धियां आपस में अंतःक्रिया करते हैं तथा साथ में कार्य करते हैं। मतलब जितने भी बुद्धि है वो सारे बुद्धि आपस में प्रतिक्रिया करके, आपस में जोर घटा गुना करके, यानी सोच समझ करके क्या करता है, और यानी जो अच्छा रिजल्ट होता है, जो मतलब फैसला होता है वो लेता है। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत में होवर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि प्रस्तुत किए, यानी टोटल कितने प्रकार के, 8 प्रकार के बुद्धियों का वर्णन किया। यानी गार्डनर साहब ने अपना सिद्धांत बहुबुद्धि का सिद्धांत में कितना प्रकार का, 8 प्रकार का बुद्धि का वर्णन किया है। तो पहला प्रकार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 8 प्रकार को आपको याद रखना है, नोट इसी प्रकार बनाना है, सारा चीज याद रखना, पूछा जाएगा बहुबुद्धि सिद्धांत का लेखक कौन है, यानी उसके प्रतिपादक कौन है, होवर्ड गार्डनर है, जिसमें उन्होंने 8 प्रकार के बुद्धि बताए थे। पहला है तार्किक गणितीय बुद्धि। तो तार्किक गणितीय बुद्धि यानी लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी जो आदमी मैथ ज्यादा सॉल्व करेगा, रीजनिंग ज्यादा सॉल्व करेगा, मैथ ज्यादा सॉल्व करेगा, गणित हिसाब ज्यादा बनाएगा, उसके अंदर तार्किक गणितीय बुद्धि ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लिया गया है, वैज्ञानिक क्या करते हैं, मैथ वगैरह ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है। इसमें क्या होता है, तार्किक गणितीय बुद्धि वो लोग में होता है। तो इस प्रकार की बुद्धि जिस व्यक्तियों में ज्यादा होती है वो तार्किक और आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग, यानी बहुत ही गहराई तक सोचना, बहुत बारीकी तक सोचना ही क्या कहलाता है, क्रिटिकल थिंकिंग। यानी आलोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है आलोचना करना, और आलोचना करते हुए उसके नेगेटिव और पॉजिटिव यानी दोनों पक्षों को जानना, सही क्या है गलत क्या है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में अगर सोच रहा है डीपली, उसका सही और गलत पक्ष का अगर विश्लेषण कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है, यानी आलोचनात्मक चिंतन कर रहा है। ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन कर सकता है। इस प्रकार की बुद्धि वैज्ञानिकों और नोबेल पुरस्कार विजेताओं में अधिक पाई जाती है। जिनको भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, आप जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो है, स्वीडन के जो एक वैज्ञानिक थे, स्वीडन के जो बहुत बड़े उद्योगपति थे अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो है 5 नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इन्होंने अपना स्थापित किया था 5 नोबेल पुरस्कार, जिनमें से एक शांति का नोबेल पुरस्कार भी है। ठीक है, तो ये नोबेल पुरस्कार जो भी जिसको भी दिया जाता है, जिस व्यक्ति को भी, तो उसके अंदर जो है तार्किक गणितीय क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तार्किक गणितीय क्षमता बहुत ज्यादा होती है। अब चलिए भाषागत की अगर बात की जाए, लिंग्विस्टिक की अगर बात की जाए, ठीक है, तो यह बुद्धि जो है, दूसरा वाला क्या है, भाषागत, यानी यह बुद्धि व्यक्ति के विचारों। अब देखिए भाषागत बुद्धि किसके अंतर्गत आएगा, जो भाषा से रिलेटेड है, कवि, लेखक, ये क्या है, उसमें क्या पाया जाएगा, मतलब जो भाषा जानता है, भाषा के साथ मतलब एक तरह से दिन रात वो अपना काम करता है। ठीक है, तो उसमें पाया जाएगा यह बुद्धि व्यक्ति के विचारों, जो ट्रांसलेटर होते हैं, जो अनुवादक होते हैं, वो लोग भी, उसमें भी क्या पाया जाएगा, भाषा की बुद्धि पाया जाएगा। व्यक्ति के विचारों को समझने, भाषा को समझने और अपना विचार को प्रकट करने की शक्ति प्रदान करता है। भाषागत बुद्धि जो होगा, जिसके अंतर्गत भाषागत बुद्धि ज्यादा होगी, वो ज्यादा फ्लुएंटली किसी के साथ बात कर सकेगा, अपना विचार को, अपने मत को ज्यादा अच्छा से रख सकेगा। ठीक है, इस प्रकार की बुद्धि केवल लेखकों और कवियों में पाया जाता है। ठीक है, लेखकों और कवियों में ज्यादा पाया जाता है भाषागत बुद्धि। अगर आपका तार्किक गणितीय बुद्धि की बात की जाए, साइंटिस्ट में
और जो पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार विजेता में ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है, 2 प्रकार हो गया। अब चलिए देशिक बुद्धि, यानी टोटल 8 है ना, बहुबुद्धि का सिद्धांत जो हॉवर्ड गार्डनर ने आपको दिया, तो इसमें टोटल 8 बुद्धि बताया गया, 2 हो गया। अब चलिए तीसरा देखते हैं, स्पेशल यानी आपका देखा जाए देशिक, तो इस बुद्धि द्वारा व्यक्ति सामने देखी गई वस्तु का अपने दिमाग में प्रतिरूप बनाने में सक्षम होता है। यानी देशिक में, यानी कहने का मतलब ये हुआ जिसके अंदर देशिक बुद्धि होगी तो वह सामने रखी वस्तु को क्या करेगा, अपने दिमाग में उसका इस फोटो कैप्चर कर लेगा, अपने दिमाग में उसको एक तरह से बसा सकता है, अपने दिमाग में उसको उतार सकता है। ठीक है, जैसे कि मूर्तिकार कहीं मूर्ति अगर देख लिया वो रास्ता चलते हू बहू वो बना करके अपना जहाँ वो मूर्ति बनाता है वो हू बहू वो मूर्ति बना देगा। आप मूर्तिकार क्या होता है, किसी चीज को देख करके उसको हू बहू, ये क्या कह रहा है कि इस बुद्धि द्वारा व्यक्ति सामने देखी गई वस्तु जो भी वस्तु देखेगा उसका दिमाग में प्रतिरूप बना लेता है। भाई दिमाग में क्या करता है, प्रतिरूप बना लेता है। मूर्तिकार के पास जाइएगा, आपको देख लेगा, ठीक है, उनको पूछिएगा आप हमको देखे ना, ठीक है आप मेरा बनाइए, मेरे जैसा बिल्कुल चेहरा बनाइए, वो बना देगा, क्योंकि आपको एक बार वो देखा तो आपका प्रतिरूप या आपका जो स्ट्रक्चर यानी फोटो है उसका दिमाग में छप गया, उसका दिमाग में क्या हो जाएगा, उसका दिमाग में प्रतिरूप क्या हो जाएगा, छप जाएगा, और वह क्या करेगा, आपको आपके पत्थर में आपके जैसा चेहरा बना करके आपको दे सकता है। ठीक है, तो मूर्तिकार जो होता है उसके अंतर्गत देशिक बुद्धि पाई जाती है। चित्रकार हो गया, वो भी किसी चेहरा को छापता है अपने दिमाग में, उसके बाद वहाँ छापता है। ठीक है, पेंटिंग में तो चित्रकार हो गया, उसके बाद मूर्तिकार हो गया, शल्य चिकित्सा हो गया, इस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, शल्य चिकित्सा यानी ये सब जो है बुद्धि उसमें अधिक पाई जाती है। समझ गए। अब चलिए अगला है आपका प्रकृतिवादी, यानी प्रकृतिवादी, इसमें किसान आ जाएंगे। किसान यानी प्रकृति को जो व्यक्ति अच्छी तरह से समझता है ना, यानी प्रकृति को जो व्यक्ति अच्छा तरह से समझता है उसके अंतर्गत प्रकृतिवादी बुद्धि ज्यादा होती है। ठीक है, उसके अंतर्गत प्रकृतिवादी बुद्धि ज्यादा होती है। ठीक है, इस बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति पर्यावरण के प्राकृतिक दृश्यों को अच्छी तरह से समझता है, जैसे कि किसान हो गया, शिकारी हो गया, पर्यटक हो गया, पक्षी विज्ञानी, ये सब क्या है, प्रकृतिवादी बुद्धि की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। तो प्रकृतिवादी बुद्धि के अंतर्गत प्रकृतिवादी बुद्धि जिस व्यक्ति के अंदर ज्यादा होगा वो प्रकृति को अच्छा तरह से समझेगा और वो डायरेक्टली प्रकृति से, नेचर से जुड़े हुए रहते हैं। वो किससे, डायरेक्टली प्रकृति से, नेचर से जुड़े हुए रहते हैं। पांचवा है आपका अंतर व्यक्ति यानी इंट्रापर्सनल। तो इस योग्यता में अंतर व्यक्ति के अंतर्गत व्यक्ति को अपनी कमजोरी है, देखिए सिंपल सी बात है, अंतर व्यक्ति बुद्धि यानी इंट्रापर्सनल व्यक्ति यानी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जो होता है, जिस व्यक्ति के अंदर ये वाला बुद्धि ज्यादा होगा वो अपने बारे में बहुत अच्छा तरीके से जानेगा, अपना क्षमता क्या है, उसका अपना याद करने की क्षमता क्या है, अपना वो क्या कर सकता है नहीं कर सकता है, अपने बारे में पूरा जानकारी होगा उसको। ठीक है, इंट्रापर्सनल में। ठीक है, और इंटरपर्सनल में दूसरे के बारे में जानकारी होता है। खुद का, इंट्रापर्सनल खुद की जानकारी, इंटरपर्सनल दूसरे की जानकारी, इंट्रापर्सनल INTRA, ठीक है, सिर्फ ए लगा हुआ। इंट्रापर्सनल मतलब खुद के बारे में जानना। अगर ये बुद्धि है अपने अंदर, इंट्रापर्सनल वाली बुद्धि है तो अपने बारे में खूब अच्छा तरह से जानेंगे। इंटरपर्सनल, दूसरे के बारे में, तो वो दूसरे के बारे में अगर कोई व्यक्ति ज्यादा अच्छा तरीके से जानता है, ज्यादा दूसरे व्यक्ति को समझ सकता है, तो उसके अंतर्गत इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाया जाएगा। इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल। ठीक है, अंतर व्यक्ति बुद्धि, इसमें योग्यता बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति को अपनी कमजोरी और शक्ति का ज्ञान तथा उस ज्ञान का दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया में उपयोग करने पर कौशल सम्मिलित हैं। ठीक है, जिससे वह व्यक्ति जिससे वह दूसरे व्यक्तियों से अच्छा संबंध बना सके, अर्थात इसमें अपने बारे में जाना जाता है तथा अपने आप का संबंध दूसरे व्यक्ति से जोड़ा जाता है। ठीक है, अंतर व्यक्ति बुद्धि। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए अगला है आपका अंतर व्यक्तिक, ये इंटरपर्सनल, वो था आपका इंट्रापर्सनल, ये है आपका इंटरपर्सनल। देखिएगा स्पेलिंग। ठीक है, इंट्रा और इंटर, तो अंतर व्यक्तिक, इसके द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं तथा व्यवहारों को जानकर उसके साथ मधुर संबंध बनाता है। यानी अगर जिसके अंतर्गत अंतर व्यक्तिक बुद्धि नहीं होगा तो वो कभी भी दूसरे आदमी का फीलिंग को नहीं समझ सकता। ठीक है, वो कभी भी दूसरे आदमी का फीलिंग को, दर्द को, जो भी चीज है उनको वो समझने में अक्षम हो जाएगा, सक्षम नहीं। ठीक है, जिसके अंतर्गत ये बुद्धि नहीं होगी, अंतर व्यक्तिक बुद्धि, वो दूसरे आदमी को कभी समझ ही नहीं पाएगा कि सामने वाला बंदा कैसा है, इमोशनल उसका कैसा है, नहीं है, कैसा सोच समझ है। ठीक है, अगर जिसके अंदर है ये वाला बुद्धि तो वो दूसरे को आदमी को अच्छी तरह से समझ सकता है। जैसे कि
कि देखा जाए तो धार्मिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, इसमें बुद्धि पाई जाती है। धार्मिक नेता जो भी होते हैं वो समझ सकते हैं कि आगे जो मेरा सुन रहा है जनसभा, यानी जो जन सैलाब है मेरे सामने, इनका मन की प्रवृत्ति क्या है, ठीक है, इनका दिमाग में क्या चल रहा है वो समझ जाता है। मतलब दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को वो परख जाता है, ठीक है। नेता, इनको तो बहुत ये होता है, यानी जो आपके धार्मिक यानी जो सामाजिक कार्यकर्ता है तो वो भी समझ जाता है दूसरे व्यक्ति को कि समाज में लोग हमसे क्या चाहते हैं, यानी वो दूसरे व्यक्ति को परख लेता है, दूसरे व्यक्ति का गुण को वो अच्छा तरह से जान सकता है। तो अंतर व्यक्ति बुद्धि जिसके अंतर्गत ज्यादा होगी ना, वो नेता वगैरह बनता है या फिर सामाजिक कार्यकर्ता बनता है, और वो ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, दूसरे लोगों से जुड़ा हुआ रहता है। सातवां है संगीतात्मक। संगीत, जिसके अंदर संगीत गाने यानी गाना गाने की क्षमता है, उसके अंदर क्या होगा, संगीतात्मक बुद्धि होगा। नाम से ही पता चलता है संगीतात्मक बुद्धि, यानी जो आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, संगीतात्मक बुद्धि यानी म्यूजिकल एबिलिटीज है, यानी योग्यता की बात करें तो उसके अंतर्गत क्या, गाना गाने की क्षमता, यानी गाने की क्षमता ज्यादा होगी, ठीक है। आपका है आठवां है शारीरिक शक्ति, ठीक है, आठवां है आपका शारीरिक यानी अशारीरिक गतिविधि। अब देखिए जिसके अंतर्गत शरीर को अच्छा तरह से हिलाने डुलाने, उसके अंतर्गत कला होगा, अपने शरीर को दायां बायां ऊपर नीचे हिलाने की कला जिसके अंतर्गत होगी, तो उसके अंतर्गत शारीरिक बुद्धि होगा। शारीरिक बुद्धि के अंतर्गत शारीरिक गति संवेदी होगा वो, ठीक है, यानी बॉडीली काइनेटिक्स कैंथेटिक्स। तो इस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति शारीरिक रूप से काफी संवेदनशील होते हैं, जैसे कि धावक हो गया, नर्तक हो गया, नाचने वाला हो गया, अभिनेता यानी हीरो हो गया, हीरोइन यानी जो आपका अभिनेत्री है, खिलाड़ी हो गया। अपने बॉडी को ये लोग कंट्रोल कर लेता है, अपना शरीर को ये कंट्रोल करके चलता है। खिलाड़ी खेल के मैदान में अपना शरीर को किधर ज्यादा भगाएगा, किधर कौन दौड़ता है, उसको पता रहता है। हीरो और हीरोइन जब डांस करती है तो उनको पता रहता है कि कौन सा एंगल में डांस करना है, यानी अपने बॉडी को जो है वो लोग अपना कंट्रोल कर लेता है। और जिसके अंतर्गत ये बुद्धि पाई जाएगी वो शारीरिक गति संवेदी बुद्धि इन लोगों में ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, हो गया। अब चलिए ये था आपका यानी किसका, गार्डनर का, होवर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत। होवर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत टोटल कितना प्रकार का, टोटल आपका 8 प्रकार का, टोटल कितना, 8 प्रकार का बुद्धि बताया गया, ठीक है, 8 प्रकार का बुद्धि टोटल बताया गया जो आपको याद रखना है। अब चलिए अगला है आपका बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत। बुद्धि का क्या है, त्रिचापीय सिद्धांत। इसके अंतर्गत देख लेते हैं, ये कह रहा है, ये जो है बुद्धिचारी का त्रिचापीय सिद्धांत 1985 में रॉबर्ट स्टनबर्ग ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। प्रस्तुतकर्ता कौन है, किसने दिया यह सिद्धांत, रॉबर्ट स्टनबर्ग ने, किस कब, 1985 में। और इस सिद्धांत के अनुसार, अब यहां से मेन कॉन्सेप्ट, बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है, अपने तथा अपने समाज और संस्कृति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है। मतलब कहने का ये हुआ, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत में क्या होता है कि व्यक्ति अपना संस्कृति को समझ सकता है, अपना पर्यावरण के कुछ पक्षों को समझ सकता है और अपने जरूरत के अनुसार उसमें बदलाव ला सकता है, अपनी जरूरत के अनुसार पर्यावरण में थोड़ा बहुत चेंजिंग कर सकता है, या फिर अपने जरूरत के अनुसार पर्यावरण के अनुसार वो ढल जाएगा, ठीक है। ये हो गया बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत। अब चलिए अगला है आपका, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं, है ही आपका त्रिचापीय। त्रि का मतलब क्या होता है, 3, त्रि का मतलब क्या होता है, 3, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत, त्रि का मतलब 3, ठीक है। तो अब चलिए 3 सिद्धांत हम लोग पढ़ लेते हैं, यानी इस सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। त्रिचापीय सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि कितना प्रकार का, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तीनों प्रकार को आपको याद रखना है, ठीक है, तीनों प्रकार को जो है आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए पहला है घटकीय बुद्धि। पहला क्या है, घटकीय बुद्धि यानी कंपेंशनल इंटेलिजेंस। तो इस बुद्धि द्वारा व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए प्राप्त सूचनाओं का अध्ययन करता है। यह भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, यानी घटकीय बुद्धि जो होता है ये भी 3 प्रकार का होता है। इस बुद्धि द्वारा व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए प्राप्त सूचनाओं का अध्ययन करता है। मतलब एक तरह से कोई प्रॉब्लम आ गया उसके साथ, जिंदगी में कोई मतलब एक तरह से प्रॉब्लम हो गया, अब उसको सॉल्व करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन उसके आया, उसको सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए जो भी जानकारी उसके पास आई, तो उस जानकारी का वो अध्ययन करेगा, हाँ ये जानकारी सही है, ये गलत है। तो ये जो बुद्धि है ये क्या कहलाएगा, घटकीय बुद्धि कहलाएगा। दूसरा है अनुभविक बुद्धि यानी एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। तो इस बुद्धि द्वारा व्यक्ति वर्तमान समस्या को हल करने के लिए पूर्व अनुभवों का सृजनात्मक रूप से प्रयोग करता है, यानी अनुभव का प्रयोग करना। अनुभविक बुद्धि मतलब क्या हुआ, अनुभव का प्रयोग करना। अनुभव कब, आदमी को अनुभव बाद में मिलता है कि पहले, यानी अनुभव यानी पहले वाला काम से अनुभव प्राप्त होता है, यानी पहले वो कब क्या किया था उसका अनुभव होता है उसके बाद। तो वर्तमान में उसके साथ जो भी प्रॉब्लम है, वर्तमान में उसके साथ जो भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो पहले वाला अनुभव यानी जो पहले उसके साथ घटना घटित हुई उसी
उसी के अनुसार वो कार्य को करेगा, तो वो जो है कौन सा बुद्धि कहलाएगा, अनुभविक बुद्धि कहलाएगा। दूसरा है आपका संदर्भिक बुद्धि, तो इसके अंतर्गत जो है इसके मदद से व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली पर्यावरणीय मांगों से निपटता है। इससे व्यवहारिक बुद्धि या व्यावसायिक बुद्धि भी कहा जाता है, ठीक है। यानी संदर्भिक बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि या फिर व्यावसायिक बुद्धि भी कहते हैं, ठीक है। यानी जो भी प्रॉब्लम आती है, यानी इसके मदद से व्यक्ति दिन प्रतिदिन में जो भी उसके पास समस्या आती है, तो उससे वो क्या करता है, मतलब एक तरह से अपने आप का छुटकारा पा लेता है, यानी उससे एक तरह से निपटने का कार्य करता है। ये बुद्धि के त्रिचापीय सिद्धांत का 3 एंगल, पहला एंगल घटकीय बुद्धि, दूसरा है अनुभविक बुद्धि, तीसरा है संदर्भिक बुद्धि, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखना, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत। अब देखिए अगला है आपका पास मॉडल का सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या होगा डियर, देखिएगा पास मॉडल का सिद्धांत है ना, काफी इंटरेस्टिंग है। अब देखिएगा, इसको सिंपल है, यही सब आएगा बोर्ड एग्जाम में, कोई टफ नहीं आएगा क्वेश्चन, है ना, कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये कह रहा है पास मॉडल का सिद्धांत, यानी पास का अगर पूरा फुल फॉर्म देखा जाए तो पी से प्लानिंग, ए से अटेंशन, ऐसे उसको हो जाएगा सिमुल्टेनियस, एंड हो जाएगा आपका सक्सेसिव। यानी पास मॉडल, यानी पी का पूरा फुल फॉर्म आपको याद रखना, पास, PASS, पास, यानी पास मॉडल का सिद्धांत तो बुद्धि की योजना, अवधान, प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल, यानी हिंदी में अगर इसका नाम देखा जाए, बुद्धि की योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल। बुद्धि के इस मॉडल को JP दास, यानी किसने दिया था, JP दास, जैक नीलगिरी और किर्बी ने 1994 में विकसित किया। मतलब पास मॉडल जो आया कब आया, 1994 में आया, और ये किसने दिया था, JP दास ने, जैक नीलगिरी ने और किर्बी ने, यानी 3 आदमी मिलकर 1994 में पास मॉडल का सिद्धांत दिया, ठीक है, विकसित किया। इस मॉडल के अनुसार बौद्धिक क्रियाएं 3 तंत्रों द्वारा संपादित होती है। पास मॉडल में भी 3 तंत्रों द्वारा संपादित होती है। ये 3 इकाई क्रम से भाव प्रबोधन यानी अवधान, योजना निर्माण तथा कूट संकेतन है, ठीक है। यानी भाव प्रबोधन, पहला इकाई जो है भाव प्रबोधन, जिसको अवधान भी बोलते हैं, दूसरा इकाई योजना निर्माण है, तीसरा इकाई कूट संकेतन है। यही 3 कर्म के अनुसार, यानी यही 3 तंत्र के द्वारा सभी चीज में मानसिक क्रियाएं होती है, ठीक है। इन तीनों को मस्तिष्क की प्रक्रियात्मक इकाई कहा जाता है, यानी भाव प्रबोधन या अवधान या फिर योजना निर्माण या फिर और कूट संकेतन, ये तीनों को मिलाकर के क्या कहा जाता है, प्रक्रियात्मक इकाई कहा जाता है, ठीक है। पास मॉडल के अंतर्गत आप पढ़ लिए। अब चलिए तीनों चीज को अलग अलग से देखना है, क्योंकि पास मॉडल का सिद्धांत भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो ये तीनों चीज को अलग अलग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज को थोड़ा सा अलग अलग देख लेते हैं, ठीक है। पहला है भाव प्रबोधन, जिसको अवधान भी कहते हैं, यानी एरेस्टल यानी अटेंशन। तो यह किसी भी व्यवहार की जड़ होती है ना, यानी भाव प्रबोधन जो होता है, कोई भी व्यवहार यानी जो बिहेवियर आप करते हैं उसका क्या होता है, मेन बेसिक होता है, क्योंकि यह किसी उद्दीपक की तरह हमारा ध्यान आकर्षित कराती है। यह व्यक्ति को सूचना का प्रक्रमण करने के योग्य बनाती है। दूसरा है योजना प्लानिंग, ठीक है, योजना प्लानिंग। तो ये जो है यानी प्लानिंग, यानी जिसको योजना बोलते हैं, यह बुद्धि का एक आवश्यक अभिलक्षण है। हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना का निर्माण करते हैं ना, योजना का निर्माण करते हैं। हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, योजना का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए अगला है आपका सहकालिक और अनुक्रमिक प्रकरण, ठीक है, अनुक्रमिक प्रकरण। तो ये जो है गिनती सीखना, वर्णमाला सीखना, गुणन सारणी सीखना आदि अनुक्रमिक प्रकरण के उदाहरण है। अनुक्रमिक प्रकरण के अगर उदाहरण देखा जाए, गिनती सीखना, वर्णमाला सीखना, ये जो है सहकालिक अनुक्रमिक प्रकरण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको याद रखनी है। यहाँ क्या हो गया आपका, ये तीनों चीज आपको बताया गया, यानी जो आपके दिए गए पास मॉडल का सिद्धांत, इसमें 3 चीज बताया गया। तीनों चीज आप में से आपको बताया, योजना और उसके साथ भाव प्रबोधन यानी अवधान होता है, वो क्या होता है, सहकालिक और अनुक्रमिक प्रकरण क्या होता है, ये चीज आपको बता दिया गया, ठीक है। अब चलिए अगला आपका टॉपिक है संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली, ठीक है। संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली क्या होता है, यानी कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, है ना, कोग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। इसको आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा, है ना। देखिए सारा चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको समझ में फिर भी नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कमेंट सेक्शन आपका दिया गया है, कमेंट में जो भी बहुत सारे डाउट आएंगे तो फिर हम एक उसका अलग से स्पेशल वीडियो बना देंगे। वहाँ से हम फिर हम उसको अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। वहाँ फिर उसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए कह रहा है संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली, है ना। दास और नीलगिरी ने इस परीक्षण माला को विकसित किया, यानी संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली
किसने दिया? दास और नीलगिरी ने दिया, ये दोनों मनोवैज्ञानिक थे। इस परीक्षण माला को विकसित किया, ठीक है। यह परीक्षण माला 5 से 18 साल तक के व्यक्तियों की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का मापन करती है। अगर आपको पूछा जाएगा कि संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली कितने से कितने साल तक वेराई करता है, कितने से कितने साल तक व्यक्तियों की, यानी कितने से कितने एज के व्यक्तियों की सभी पक्षों को माप सकता है, तो 5 से 18, कितना? 5 से 18 साल तक के व्यक्तियों की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का मापन कर सकती है, ठीक है। दूसरा है आपका बुद्धि, आनुवंशिकता और पर्यावरण के अंतःक्रियाएं। बुद्धि, आनुवंशिकता और पर्यावरण के अंतःक्रियाएं। देखा जाए बुद्धि पर आनुवंशिकता के प्रभाव के प्रमाण मुख्य रूप से जुड़वा बच्चों के अध्ययन से मिलता है। यानी अगर विधि है, यानी बुद्धि जो है, यानी बुद्धि पर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, इस चीज को देखने के लिए जुड़वा बच्चे का जो है अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बुद्धि, आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया, ठीक है। यानी बुद्धि और पर्यावरण के बीच क्या मतलब संबंध है, आनुवंशिकता के साथ क्या संबंध है, इसका अध्ययन करने के लिए जुड़वा बच्चे का मतलब ज्यादा मतलब अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब चलिए दूसरा है सहसंबंध यानी कोरिलेशन। कोरिलेशन की बात की जाए, यह एक रिश्ता है जो दो प्राणियों के बीच संगत के साथ परिवर्तन होते रहता है। कोरिलेशन यानी एक रिश्ता है, यानी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी क्या है? एक कोरिलेशन है। हस्बैंड वाइफ का भी एक रिश्ता क्या है? एक कोरिलेशन है। ये एक रिश्ता है जो दो प्राणियों के बीच संगत के साथ परिवर्तित होते रहता है, ठीक है। परिवर्तन को दर्शाता है। एक साथ पाले गए समरूप जुड़वा बच्चों की बुद्धि में 0.9 सहसंबंध पाए जाते हैं। सहसंबंध का मतलब होता है रिश्ता, यानी सहसंबंध का मतलब क्या होता है? रिश्ता, यानी कितना आप कितना परसेंट से मेलजोल कर रहे हैं। मतलब आप किसी व्यक्ति से, आपके साथ जो व्यक्ति है उसका गुण आप में कितना है और आपका गुण उसमें कितना है। मान चलिए कोई आपका दो जुड़वा भाई है, दो जुड़वा भाई है, तो दो जुड़वा भाई के अंतर्गत जो गुण होगा ना, तो एक भाई का गुण दूसरे व्यक्ति में होगा, दूसरे भाई का गुण पहले वाले व्यक्ति में होगा। तो कितना मात्रा में है, यानी पहले वाला गुण, पहले वाले भाई का गुण दूसरे व्यक्ति में, दूसरा भाई में कितना है, और दूसरे व्यक्ति का गुण, सेम गुण पहले वाला भाई में कितना मात्रा में है। ये मात्रा जो है ना, ये जो एक तरह से रेंज है, ये मात्रा है, यही चीज को कहता है सहसंबंध। यही चीज का क्या कहता है? सहसंबंध। तो जुड़वा बच्चों में जो बुद्धि में जो एक तरह से सहसंबंध होता है 0.9 होता है, याद रखना है। अलग अलग पर्यावरण में पाले गए समरूप जुड़वा बच्चों की बुद्धि में 0.72% सॉरी परसेंट नहीं है, 0.72 सहसंबंध होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला है आपका, अगला क्या है? अलग अलग, है ना। अलग अलग देखा जाए, यानी भ्रातृ जुड़वा बच्चों की अगर देखी जाए तो बुद्धि में लगभग जो होता है 0.60 संबंध होता है, सहसंबंध होता है। साथ साथ पाले गए भाई बहनों की बुद्धि में 0.5%, यानी सिर्फ 0.50 सहसंबंध होता है। इसमें परसेंटेज नहीं होता डियर, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि हम अभी परसेंटेज कुछ पढ़ रहे थे, परसेंटेज के बारे में हम पढ़ रहे थे, पूरा चैप्टर है परसेंटेज, जब आप लोग आगे पढ़िएगा तो उसका परसेंटेज मेरे अभी मुंह पर आ रहा है, मेरे जबान पर आ रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज में नहीं मापा जाता है, ठीक है। साथ साथ पाले गए भाई बहनों की बुद्धि में जो होते हैं सहसंबंध कितना होता है? 0.5 होता है, ठीक है। कितना? 0.5 होता है। 0.5 के बाद अगर 0 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। अलग अलग पाले गए सहोदरों की बुद्धि में 0.25 सहसंबंध पाया जाता है। ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। सहसंबंध का मतलब होता है कौन कितना मिलता जुलता है, यानी सहसंबंध का मतलब क्या होता है? कौन किससे कितना मिलता है, ये होता है आपका सहसंबंध। ये चीज किससे पता चलता है? सहसंबंध से पता चलता है। ये जो चीज पता चलता है सहसंबंध से पता चलता है। अब चलिए अगला है आपका बुद्धि का मूल्यांकन, ठीक है। बुद्धि का मूल्यांकन सबसे पहले 1905 में अल्फ्रेड बिने ने थियोडोर सारमन में अपना औपचारिक, यानी थियोडोर सारमन यानी अल्फ्रेड बिने और थियोडोर सारमन ने अपना औपचारिक क्या किया? औपचारिक रूप से बुद्धि का मापन सफल प्रयास किया। 1908 में अपनी मापनी का संशोधन करते हुए समय उन्होंने मानसिक आयु यानी मेंटल एज की परिधि दी। अभी देखिए मानसिक आयु, देखिए हम लोग मानसिक आयु निकालते हैं ना, MA by CA into 100, ये जो होता है IQ निकल आ जाता है। IQ बराबर यही होता है, ठीक है। आगे इसी में दिया गया, ठीक है। मानसिक आयु, ठीक है। ये जो है मानसिक आयु का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। किसने दिया था? यानी बुद्धि का जब मूल्यांकन कर रहा था सबसे पहले 1905 में अल्फ्रेड बिने और उनके दोस्त थियोडोर, ठीक है। उनके दोस्त थियोडोर जब बुद्धि का मूल्यांकन कर रहे थे, ठीक है। मानसिक आयु क्या होती है? वह यह व्यक्ति की बौद्धिक विकास पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे 5 साल का बच्चा, मानसिक आयु को समझिए, मानसिक आयु क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है, 5 साल का बच्चा उस कार्य को कर लेता है जो 8 साल के व्यक्ति का है,
तो यह यहाँ बच्चा का मानसिक आयु 8 साल हो जाएगा। उसका रियल डेट ऑफ बर्थ जो है, रियल डेट ऑफ बर्थ से यानी जन्मदिन से लेकर के अभी तक का उसका उम्र 5 साल है, लेकिन वो 5 साल का बच्चा जो है वो व्यक्ति के काम को कर लेता है जिस व्यक्ति का आयु जो है 8 साल है। ठीक है, तो इसका जो मानसिक है यानी वो मानसिक कार्य को कर लेता है जो 8 साल के व्यक्ति करता है, 8 साल का बच्चा करता है। ठीक है, मान चलिए अगर कोई बच्चा अगर 5 साल का है वो बच्चा जो है 8 साल के बच्चे का गणित को बना लेता है। ठीक है, 8 साल के बच्चे का गणित को मतलब 8 साल का बच्चा कितना क्लास में होता है, 8 साल के बच्चे के गणित को बना लेता है। तो इसका जो मानसिक आयु होगा वो कितना साल हो जाएगा, 8 साल हो जाएगा। और ये 5 साल उसका कलानुक्रमिक आयु कहलाता है। ठीक है, कलानुक्रमिक आयु, समझ गए ये मानसिक आयु क्या होती है। अब चलिए अगला है आपका, है ना, अगला है आपका एग्जाम्पल के तौर पर कलानुक्रमिक आयु, जिसको क्या कहते हैं, यानी जिसको क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। ठीक है, CA, यह आयु जन्म लेने के बाद शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी जन्म लेने के बाद ये जो एज होता है रियल एज, ये कलानुक्रमिक आयु को रियल एज बोलते हैं। ठीक है, रियल एज, ठीक है, रियल एज बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि 2010 में बच्चे जन्म लिया तो 2015 में उसका कितना एज हो जाएगा, 5 साल हो जाएगा। यही 5 साल उसका क्या है, कलानुक्रमिक आयु है, रियल एज है। ठीक है, यानी रियल डेट ऑफ बर्थ से जो जन्म चलता है वो क्या कहलाएगा, एक तरह से जो दिन चलता है उसका जो टोटल एक्यूलेशन है यानी कैलकुलेशन है, टोटल योग जो है वो क्या होगा, कलानुक्रमिक आयु होगा। अर्थात ये वास्तविक आयु है जिस आयु की हम लोग दैनिक जीवन में बात करते हैं, ना, समझ गए। कलानुक्रमिक आयु क्या होता है। अब चलिए अगला है आपका टॉपिक बुद्धि के बारे में, बुद्धि लब्धि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, IQ लेवल। देखिए 1912 में जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर ने क्या किया कि बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय दिया। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे कलानुक्रमिक आयु गुना 100, यानी IQ बराबर MA/CA गुना 100। ये क्या बुद्धि लब्धि ये किसने दिया था। देखिए अब अगर यहाँ आपका देखा जाए, आप कंफ्यूजन नहीं होना, ये MA जो है ना मानसिक एज, ये मानसिक आयु का सिद्धांत किसने दिया था, ये अल्फ्रेड बिने ने दिया था। अल्फ्रेड बिने और थियोडोर जब 1905 में पढ़ रहे थे बुद्धि के बारे में, 1905 में अल्फ्रेड बिने और थियोडोर जब पढ़ रहे थे बुद्धि के बारे में, तब उन्होंने कहा कि आदमी के अंदर एक एज भी होता है, दिमाग का भी एक उम्र होता है, जिसको उन्होंने क्या कहा, मेंटल एज यानी मानसिक आयु कहा। लेकिन यह फॉर्मूला उन्होंने नहीं दिया था, मेंटल एज यानी मानसिक आयु कहा उन्होंने। लेकिन यही मेंटल एज की सहायता से, अल्फ्रेड बिने की सहायता से, अल्फ्रेड बिने ने जो दिया था मेंटल एज, यही कॉन्सेप्ट की सहायता से इन्होंने क्या किया, जर्मन के वैज्ञानिक विलियम थर्स्टन ने IQ का फॉर्मूला दे दिया। इन्होंने क्या किया, IQ का फॉर्मूला दे दिया। लेकिन अगर बात की जाए तो MA क्या इसका निकाला हुआ है, इसमें MA क्या इसका मेहनत है, MA यानी विलियम स्टर्न का मेहनत तो नहीं है, इनको बनाया हुआ मिलता, बनाया हुआ मिल गया था इनको। ठीक है, सिर्फ इन्होंने क्या किया, CA इसमें जोड़ दिया, CA जोड़ करके दोनों का रेशो निकाल के 100 से गुणा कर दिया, तब ये क्या इसका नाम हो गया कि भाई अब IQ लेवल निकालने का जो फॉर्मूला है वो किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने दिया था। लेकिन रियल में अगर बात की जाए तो आप एग्जाम्पल सोचिए, अगर MA की कॉन्सेप्ट अगर नहीं आती, MA का अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता, अगर यानी अल्फ्रेड बिने अगर MA के बारे में नहीं बताया गया होता तो क्या ये इनका मतलब ये निकाल पाता, IQ लेवल निकाल पाता, नहीं निकाल पाता। ये तो सिर्फ फॉर्मूला दिया है, बाकी कॉन्सेप्ट तो ये बिने के द्वारा निकाला गया। ठीक है, तो लेकिन याद रखना है आपको। ठीक है, तो देखिए बुद्धि लब्धि का जो निकालने का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे कलानुक्रमिक आयु, कलानुक्रमिक आयु आपको बताया गया। ठीक है, यानी जो रियल एज होता है वो कलानुक्रमिक आयु गुना 1000 से गुना 100 से कर देंगे तो यह क्या निकल जाएगा, बुद्धि लब्धि निकल जाएगा। चलिए अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रही है तो हम ऐसे आपको समझा रहे हैं। ठीक है, हम ऐसे भी समझ में नहीं आ रही है तो ऐसे एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या लिया गया है, एग्जाम्पल आपका काफी सिंपल है, बताइएगा, काफी सिंपल एग्जाम्पल है। यानी एक व्यक्ति जो 15 साल का है, यानी 15 साल का है, मतलब उसका एज यानी रियल डेट ऑफ बर्थ से उसका एज यानी CA क्रोनोलॉजिकल एज 15 साल है। ठीक है, और 20 साल के व्यक्ति के काम को कर लेता है, यानी 20 साल के व्यक्ति को MA बराबर 20 हो जाएगा। 20 साल के व्यक्ति को काम को कर लेता है तो उसके IQ ज्ञात कीजिए, है ना, IQ यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, है ना, यानी उसका मानसिक क्षमता ज्ञात कीजिए। MA बराबर 20, CA बराबर 15, तो IQ बराबर होता है MA/CA, MA 20, उसके बाद 15, यानी 15/20 करेंगे, यानी 20/15 करेंगे, 20/15 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा, 400/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400/3। इसका क्या हो जाएगा, IQ लेवल, जिसको काट देंगे तो 133.33 आते रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी बार रेकरिंग चल जाएगा उसमें, ये चीज हो जाएगा। समझ में आ गया। IQ लेवल अगर आपको दे देगा बोर्ड एग्जाम में
क्या निकाल पाएंगे? अगर आपको दोनों एज दे देगा तो निकाल पाएंगे, चुटकी में निकाल लेंगे आप लोग, ठीक है। अब चलिए अगला है आपका यहाँ देखिए, किसी जनसंख्या के IQ का प्राप्तांक का माध्य 100 होता है। ये चीज आपको याद रखना, यानी किसी जनसंख्या के IQ प्राप्तांक का जो माध्य होता है वो क्या होता है? 100 होता है। अब देखिए यहाँ आपको याद रखना है, यहाँ आपका कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है, यहाँ आपका एक कॉन्सेप्ट बनता है। देखिएगा इसको क्या कर रहा है कि जिन व्यक्तियों का IQ लेवल 9 से 110 के बीच के होता है तो उन्हें सामान्य बुद्धि वाला कहा जाता है, और 70 से कम वाले बौद्धिक आवश्यकता से प्रभावित जो होते हैं, 100 से 30 अधिक जो होते हैं IQ प्राप्त कम व्यक्ति को क्या कहा जाता है? असाधारण रूप से प्रतिभाशाली बोला जाता है। यानी 70 से कम और 130 से अधिक, यानी 70 से कम और 130 से अधिक, यानी 70 से कम जो होते हैं वो उसको बौद्धिक आवश्यकता से प्रभावित होता है, मतलब बौद्धिक आवश्यकता, यानी जिसके अंदर डिसेबिलिटीज पाई जाती है, ठीक है। 130 से अधिक IQ लेवल जिसका भी होता है वह प्रतिभाशाली समझे जाते हैं। बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली यानी जो होता है उसका IQ लेवल 130 से अधिक होता है। बौद्धिक रूप से अशक्त यानी इंटेलेक्चुअली डिसेबल जो होता है उसका 70 से कम होता है, ठीक है, यानी जिसका इंटेलेक्चुअली डिसेबल उसी को माना जाएगा जिसका IQ लेवल 70 से कम हो, ठीक है। प्रतिभाशाली व्यक्तियों का अध्ययन 1925 में उस समय प्रारंभ हुए जब लेविस थर्मन ने 130 या उससे अधिक IQ वाले 1500 बच्चों का जीवन का अभिलेखन तैयार किया, यानी 1500 बच्चों का उन्होंने क्या किया? डेटा तैयार किया। तब उस समय IQ लेवल निकालने की संभावना बनी थी, उसी समय IQ लेवल एक तरह से लेविस थर्मन ने निकाला था, ठीक है। अब चलिए अगला है आपका कोह के बारे में, ठीक है। कोह के बारे में ये क्या कर रहा है? कोह के बारे में तो यानी कोह के ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, यानी कोह ने जो ब्लॉक डिजाइन परीक्षण दिया, इसमें क्या किया जाता है? लकड़ी के कई घनाकार गुटके होते हैं और परीक्षणों को दिए गए समय के अंतर्गत गुटकों को इस प्रकार बिछाना पड़ता है कि उनसे दिया गया डिजाइन बन जाए, ठीक है। मतलब आपको कोई डिजाइन दे देगा और आपको लकड़ी का बहुत सारा गुटका दे देगा और वो लकड़ी के गुटके से क्या करना पड़ेगा? आपको वो डिजाइन बनाना पड़ेगा, जो क्या कहलाता है? कोह के ब्लॉक डिजाइन परीक्षण कहलाता है, ठीक है। 1930 में MS मोहसिन ने हिंदी भाषा में बुद्धि परीक्षण के निर्माण का प्रयास करके एक पथ प्रदर्शक का कार्य किया। यानी जितने अगर बात की जाए ना, साइकोलॉजी के दुनिया में यूरोप के लोग आगे हैं, साइकोलॉजी के दुनिया में ना जो यूरोप के लोग आगे, क्योंकि साइकोलॉजी का जो ब्रांच है उसी उधर ही इसका मतलब ये हुआ था, उद्भव हुआ था। इससे पहले हम लोग सोशियोलॉजी पढ़ रहे थे, सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी से बना है साइकोलॉजी। यानी सोशियोलॉजी में जब पढ़ने लगे बच्चों के बारे में, उसका बुद्धि वगैरह के बारे में, तब फिर लोगों को लगा कि नहीं और एक ब्रांच होनी चाहिए, तब यूरोप में इसको पनपा, यूरोप में इसका नाम दिया। साइकोलॉजी भारत में नहीं है, भारत ये यूरोप से आया है। इसलिए अगर आप चाहेंगे साइकोलॉजी के बारे में अच्छा से अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो सारा बुक आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, ठीक है। अगर आप चाहेंगे कि हम अच्छा तरह से बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, तो फिर आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत का अगर होता, यानी साइकोलॉजी का उद्भव जिसका जो कॉन्सेप्ट अगर भारत में होता तो हिंदी में होता, इसका उद्भव हुआ है यूरोप कंट्री में, ठीक है, जिसके कारण बड़े बड़े जो बुक लिखे गए हैं साइकोलॉजी में वो इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। चलिए अगला है आपका C.H. राइस की अगर बारे में बात की जाए, C.H. राइस ने बीने के बुद्धि परीक्षण को पंजाबी और उर्दू भाषा में मानकीकृत किया। यानी बीने जो दिया, अल्फ्रेड बीने ने जो उन्होंने MA का संकल्पना दी तो उनको पंजाबी और उर्दू भाषा में उनको मतलब ट्रांसलेट किया, ठीक है। महला नोविस ने बीने के परीक्षण को बंगाली भाषा में मानकीकृत करने का प्रयास किया, ठीक है। कौन सा भाषा में किया? C.H. राइस की बात की जाए तो वो पंजाबी और उर्दू में मानकीकृत करने का प्रयास किया था, और महला नोविस ने क्या किया था? बंगाली भाषा में करने का प्रयास किया था। लॉन्ग और मेहता ने एक सामाजिक यानी मानसिक मापन पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें भारत की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध 103 बुद्धि परीक्षणों का सूची है। एशिया और अफ्रीका के अनेक समाजों में तकनीकी बुद्धि के महत्व नहीं दिए जाते हैं। यह बुद्धि बच्चों के मानसिक विकास में सहायक होती है, ठीक है। यह सारा चीज आप लोगों को याद रखना, ठीक है। अब चलिए अगला आपका टॉपिक है, आगे आपका टॉपिक आएगा समकालिक बुद्धि के बारे में, ठीक है। समकालिक बुद्धि क्या कहती है इसको हम लोग देख लेते हैं। समकालिक बुद्धि यह कह रहा है यानी इंटीग्रल इंटेलिजेंस, तो तकनीकी बुद्धि के संप्रदाय के विपरीत भारतीय परंपरा में बुद्धि का जिस प्रकार समझा गया है उसे समकालिक बुद्धि कहते हैं। यानी अब देखिए भारतीय बुद्धि में तकनीकी बुद्धि के संप्रदाय के विपरीत भारतीय परंपरा में बुद्धि को जिस प्रकार समझा जाता है उसी को क्या कहते हैं? समकालिक बुद्धि कहते हैं। यानी इंटीग्रल इंटेलिजेंस से कह रहा है कि सारे टेक्नोलॉजी को छोड़ो, यानी भारत के अनुसार, भारत के दृष्टिकोण में बुद्धि क्या है, भारत के लोग बुद्धि को क्या समझते हैं, वही क्या है? समकालिक बुद्धि है। उसी को क्या बोलेंगे? समाकलित बुद्धि बोलेंगे, ठीक है। उसी को समाकलित बुद्धि कहते हैं, जिसमें समाज और संपूर्ण वैश्विक पर्यावरण से व्यक्ति के संबंधों को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है, ठीक है। अगला है आपका बुद्धि के बारे में। बुद्धि वह शब्द है, यहाँ देखिए बुद्धि का डेफिनेशन लास्ट में दिया गया, समझ जाना है। बुद्धि वह शब्द है जिसका तात्पर्य
बुद्धि शब्द का तात्पर्य किसी व्यक्ति के अपने परिवेश को समझने की क्षमता से है, विवेकपूर्ण तर्क करने से है, जीवन की चुनौतियों का सामना करने से है, ये सब क्या है, बुद्धि है। ठीक है, समझ गए, लास्ट में बुद्धि का आपको डेफिनेशन दिया गया। ठीक है, तो चैप्टर जो है आपका एंड हो गया, यानी जो चैप्टर है साइकोलॉजी का चैप्टर वन यानी मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता, यानी एक तरह से आपकी जो मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता चैप्टर 1 आपका समाप्त हो गया। 2 पार्ट बना। ठीक है, पार्ट 1 आपका लगभग 50 मिनट का बना था, 50 मिनट का बना था। पार्ट 2 आपका जो है आपका 50 मिनट प्लस बन गया। ठीक है, तो 1 घंटे का वीडियो है, दोनों लेक्चर को देख लेंगे आप लोग, आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एक आपका चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। इस तरह से आप लोग देखिए और पूरा चैप्टर को नोट कीजिए। तो पूरा चैप्टर आपका नोट खत्म हो गया, यानी पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। जो ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप को डाउनलोड कीजिए। तनु क्लासेस ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और उसको डाउनलोड करके जो संकल्प बैच बिहार बोर्ड वाले जो नहीं किए हैं तो बिहार बोर्ड वाले संकल्प बैच को ज्वाइन करेंगे और अदर बोर्ड वाले सफलता बैच को ज्वाइन करेंगे। तो चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग था डियर। तो चैप्टर कैसा लगा आप लोग बताइए। पूरा चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग आपका चैप्टर था डियर, है ना, काफी इंटरेस्टिंग आपका चैप्टर था। तो ये चैप्टर जो है कैसा लगा आपको आप बताइएगा, है ना। ये चैप्टर मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता काफी इंटरेस्टिंग था। इस चैप्टर में आपका क्या रिव्यू है प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।